तो दोस्त, कृपा कर हमारे चैनल जंगल सफारी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दुश्मन सेनाओं से घिर चुका पेरिस अकाल की चपेट में था। यहाँ तक कि छतों पर नजर आने वाली गौरैया और नालों से चूहे भी गायब हो रहे थे। लोगों को जो कुछ मिलता उसे खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे। वह जनवरी की सुबह थी, धूप खिल चुकी थी और तभी पेरिस की मुख्य सड़क पर मिस्टर मोरिसॉट टहलते चले आ रहे थे। मोरिसॉट पेशे से एक घड़ीसाज थे, मगर इन दिनों काम न होने की वजह से बेकार थे। उनके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे। इस वक्त उनकी जेब और पेट दोनों ही खाली थी। तभी अचानक उनका सामना मिस्टर सोवेज से हुआ, जिनसे उनकी दोस्ती मछली पकड़ने के दौरान हुई थी। युद्ध शुरू होने से पहले मोरिसॉट ने हर इतवार का एक नियम बना लिया था। वह सुबह सुबह हाथ में बांस का डंडा और पीठ पर टिन का बक्सा लिए निकल पड़ते थे। वह अर्जेंटील की ट्रेन पकड़ते, उसे कोलंबस में छोड़ते और फिर वहां से इले मारांते तक का रास्ता पैदल ही तय करते थे। जैसे ही वह अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर पहुंचते, मछली पकड़ना शुरू कर देते और अंधेरा घिरने तक मछलियां पकड़ने में जुटे रहते। हर इतवार इसी जगह पर उनकी मुलाकात मिस्टर सोवेज से होती थी। वे एक मोटे, छोटे कद के मगर बेहद खुशमिजाज व्यक्ति थे। रू नोट्रे डैम डी लोरेट में कपड़े का व्यापार करने के साथ साथ उन्हें मछली पकड़ने का भी शौक था। दोनों अक्सर अपना आधा दिन एक साथ ही बिताते थे, हाथ में बांस थामे और पानी पर पैर लटकाए बैठे रहते थे। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्त पनप चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते जब दोनों में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, मगर कभी कभी वे गप्पे लड़ाते थे। लेकिन उन दोनों के विचार और शौक एक दूसरे से इतना मेल खाते थे कि बगैर कुछ बोले भी दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे। बसंत के मौसम में जब सुबह 10 बजे के करीब सूरज अपनी रोशनी बिखेरता, तब पानी के ऊपर एक धुंध सी छाई रहती थी। हल्की धूप दोनों की पीठ को जब सेंकने लगती तो कभी कभी मोरिसॉट अपने पड़ोसी से कहने लगते, मेरी तो पीठ जल रही है, पर जाने दो, यहाँ फिर भी आनंद आ रहा है। इस बात पर दूसरे का जवाब होता, मैं इससे बेहतर किसी और चीज की कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये कुछ शब्द एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने और एक दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त होते थे। सर्दियों में जब दिन ढलने लगता तो पश्चिम का आसमान रक्तिम लालिमा से चमक उठता था। लाल लाल बादलों के प्रतिबिंब से पूरी नदी लाल दिखने लग जाती थी। नदी के लाल रंग से दोनों दोस्तों के चेहरे भी दमकने लगते थे। पेड़ के पत्ते शरद ऋतु के आने से ही झड़ना शुरू हो जाते थे, मगर इस लालिमा से मुरझाए पत्ते भी पेड़ को एक शानदार रूप दे देते थे। इन्हें देखकर मिस्टर सोवेज मुस्कुराते हुए मोरिसॉट की ओर देखते और कहते, कितना शानदार नजारा है। और तब मोरिसॉट अपनी नजर शिकार से हटाए बिना जवाब देते, ये राजपथ से भी बेहतर है ना? आज राजपथ पर इतने दिनों बाद बदले हुए हालात में मिलने पर भी दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे को पहचान लिया, बल्कि एक दूसरे से दोस्ताना अंदाज में हाथ भी मिलाया। मिस्टर सोवेज ने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, इन दिनों बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। मोरिसॉट ने भी शोक मनाने के अंदाज में सिर हिला दिया। और फिर ऐसा मौसम, ये साल का पहला अच्छा दिन है। दरअसल आसमान चमक रहा था, बिना बादलों के एकदम नीला नजर आ रहा था। दोनों साथ साथ चलते रहे। दोनों ही उदास थे और गहरी सोच में डूबे हुए थे। मोरिसॉट ने कहा, और जरा याद करो उन दिनों को जब हम मछली पकड़ते थे। हम कितना मजा किया करते थे ना? उद्धरण चिन्ह। हम दोबारा कब मछली पकड़ पाएंगे? मिस्टर सोवेज ने पूछा। दोनों एक छोटे से कैफे में गए, एक चिरायता लिया और फिर फुटपाथ पर चलने लगे। मोरिसॉट अचानक रुक गए। उन्होंने पूछा, क्या हमें एक और चिरायता लेना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अगर तुम चाहो तो, मिस्टर सोवेज ने सहमति जताते हुए कहा। और तब दोनों शराब की एक दुकान में दाखिल हुए। जब बाहर निकले तो दोनों के कदम लड़खड़ा रहे थे। खाली पेट पर शराब ने अपना असर दिखा दिया था। उस दिन मौसम अच्छा था, धूप कड़ी नहीं थी और धीरे धीरे चल रही हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी। ताजा हवा ने मिस्टर सोवेज के नशे को और भी बढ़ा दिया। वे अचानक रुके और कहने लगे, मान लो हम अभी वहां चले तो? उद्धरण चिन्ह। कहाँ? उद्धरण चिन्ह। मछली पकड़ने। उद्धरण चिन्ह। लेकिन कहाँ? उद्धरण चिन्ह। वहीं, अपनी पुरानी जगह पर। फ्रांस की चौकियां भी कोलंबस के नजदीक है। मैं कर्नल दुमोलिन को जानता हूँ। हमें आसानी से आगे जाने की इजाजत मिल जाएगी।
उद्धरण चिन्ह। मोरिसॉट लालच के नशे में थोड़ा और लड़खड़ा गए। बिल्कुल ठीक, मैं तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। और फिर दोनों अपने अपने रॉड और मछली पकड़ने का साजो सामान लाने के लिए वहां से अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। 1 घंटे बाद वे फिर से एक सड़क पर साथ साथ चल रहे थे। उस वक्त दोनों एक बंगले पर पहुंचे जहां एक कर्नल रहता था। वह इन दोनों की गुजारिश पर मुस्कुराया और इजाजत दे दी। उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया। उन्हें एक संकेत शब्द यानी पासवर्ड दिया गया। जल्दी ही वे आउटपोस्ट से भी आगे निकल गए। निर्जन पड़े कोलंबस के बीच से होते हुए सीन शहर की सीमा पर खुद को अंगूरों के बाग के करीब पाया। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। उनके सामने अर्जेंटीन शहर था जो मृतप्राय दिख रहा था। दूर से ही वादियों के बीच ऑर्गेमेंट और सनोइस की चोटियां नजर आ रही थी। नानटेरे तक फैला वह विशाल मैदान एकदम खाली पड़ा था। मिट्टी का रंग भी भूरा पड़ चुका था और चेरी के पेड़ भी उजड़े हुए नजर आ रहे थे। मिस्टर सोवेज ने चोटियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रूसियन उसके उस पार है। उद्धरण चिन्ह। गांवों को सुनसान देखकर दोनों दोस्तों के बीच अजीब सी उलझन पैदा होने लगी। प्रूसियन, उन्हें दोनों ने कभी देखा नहीं था, लेकिन पेरिस के आसपास के इलाकों में उनके होने का एहसास था। कई महीनों से वे फ्रांस को बर्बाद कर रहे हैं, उसे रौंद रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, भूख से तड़पा रहे हैं। अनजाने से मगर विजेता देश के प्रति उनके दिमाग में एक दहशत व नफरत पैदा हुई। मान लो अगर हमारी मुलाकात उनमें से एक से भी हो गई तो, मोरिसॉट ने कहा, तो हम उन्हें कुछ मछलियां दे देंगे। मिस्टर सोवेज ने प्रूसियनों की क्रूरता को ध्यान में रखते हुए कहा, जिनकी भूख कोई नहीं मिटा सकता था। मगर अब भी उन दोनों को अपने आसपास छाए पूर्ण सन्नाटे के बीच इस तरह खुले मैदान में खड़े होने में अजीब सा लग रहा था। अंत में मिस्टर सोवेज ने पूरे हौसले के साथ कहा, चलो इसकी शुरुआत हम ही करते हैं, बस हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। और फिर दोनों ने अंगूरों के बगीचे से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने झाड़ियों के अंदर अंदर रेंगना शुरू किया। उनकी नजरें सतर्क थी और कान किसी भी आवाज को सुनने के लिए एकदम चौकन्ने थे। इससे पहले कि वे नदी के किनारे तक पहुंच पाते, उन्हें एक लंबा चौड़ा मैदान पार करना था, जहां छिपने के लिए झाड़ियां नहीं थी। उन्होंने एक तरकीब अपनाई। वे तेजी से दौड़े, इससे पहले कि किसी की नजर पड़े, पानी के किनारे तक पहुंच गए और खुद को सूखे पेड़ पौधों के बीच छिपा लिया। मोरिसॉट ने अपने कान जमीन पर टिका दिए और गौर से सुनने लगे कि कहीं कोई उनकी ओर तो नहीं रहा। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। दोनों उस जगह पर पूरी तरह अकेले थे। वे सुरक्षित महसूस करने लगे और फिर मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया। वे अपने सामने नदी के उस पार सुनसान वीरान इले मारांते शहर को देख पा रहे थे। वहां एक छोटा सा रेस्तरां हुआ करता था, जो अब ऐसा दिख रहा था मानो वर्षों से बंद पड़ा हो। मिस्टर सोवेज ने पहली गजन मछली पकड़ ली थी, दूसरी मिस्टर मोरिसॉट के कब्जे में आई और एक के बाद एक उनके कांटे में मछलियां फंसती चली गई। जब छोटी छोटी चमकीली मछलियां कांटे में छटपटाती हुई पानी से ऊपर नजर आती तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठते। वे मछलियों को कांटे से निकालते और धीरे से अपने पैर के करीब पड़े उस बैग में सरका देते, जिसका मुंह जालियों से ढका हुआ था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर इतने दिनों बाद अपने पसंदीदा काम को करने का मौका जो मिला था। सूरज की किरणें अब उनकी पीठ पर पड़ने लगी थी। उन्हें अब न कुछ सुनाई दे रहा था, न किसी चीज की चिंता सता रही थी। उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वे मछली पकड़ रहे थे। लेकिन अचानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे धरती के नीचे कोई धमाका हुआ, जिसने उन्हें ऊपर से नीचे तक हिला दिया। ये तोपों की गड़गड़ाहट थी, जिन्होंने फिर से गोले बरसाना शुरू कर दिया था। मोरिसॉट ने अपनी नजरें बाएं ओर घुमाकर देखा तो नदी के उस पार माउंट वेलेरिन की पहाड़ियों पर सफेद धुआं उठ रहा था। अगले ही पल धुएं का एक और गुबार नजर आया। एक नए धमाके से धरती फिर से थर्रा गई थी। फिर तो एक के बाद एक कई धमाके हुए। हर 1 मिनट बाद पहाड़ियों पर गोले बरसते और सफेद धुएं का गुबार उठता नजर आता। उनका धुआं पहाड़ की चोटियों से आसमान में जाता साफ नजर आ रहा था। मिस्टर सोवेज ने अपने कंधे उचकाए और कहा, देखो उन्होंने फिर यह सब शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। मोरिसॉट अब तक अपने रॉड को पानी से ऊपर और नीचे जाने का लुत्फ ले रहे थे, मगर मिस्टर सोवेज के गुस्से ने उनका ध्यान बटा दिया।
शांत स्वभाव के एक व्यक्ति को गोले बरसाने वाले सिरफिरे लोगों से नाराज देखकर वो भी गुस्से में आ गए और कहा, कितने मूर्ख हैं ये लोग जो इस तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सोवेज ने कहा, वे जानवरों से भी गए गुजरे हैं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मॉरिसॉट जिन्होंने अभी अभी एक और मछली पकड़ी थी, बोल पड़े, और यह सब तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकारें हैं। उद्धरण चिन्ह। गणतंत्र कभी युद्ध का ऐलान नहीं करता, मिस्टर सोवेज ने कहा। मॉरिसॉट ने उन्हें बीच में टोका, जब राजा का शासन होता है तो हम दूसरे देशों से लड़ते हैं, पर जब गणतंत्र होता है तो गृहयुद्ध शुरू हो जाता और फिर दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता राजनीतिक समस्याओं पर बातचीत शुरू कर दी। दोनों ही अमन चाहने वाले और खरी बात करने वाले नागरिक थे, जो एक बात पर आम राय रखते थे कि उन्हें कभी आजादी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ माउंट वेलेरिन पर बमों की वर्षा जारी थी। दुश्मन के तोप फ्रांसीसियों के घरों को तबाह कर रहे थे, जिंदगियों को, इंसान के सपनों को, आने वाली खुशियों को खत्म कर रहे थे। एक दूसरे के मुल्क में आकर वहां की पत्नियों, बेटियों और माताओं को बेहिसाब दुख दे रहे थे। ऐसी है ये जिंदगी, मिस्टर सोवेज ने अफसोस के साथ कहा। ये कहो कि ऐसी है ये मौत, हंसते हुए मॉरिसॉट ने जवाब दिया। मगर अचानक उनके रोंगटे खड़े हो गए जब उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो उनके एकदम करीब 4 लंबे कद के सिपाही खड़े थे। चेहरे पर दाढ़ी थी, सिर पर चपटी टोपी और पोशाक नौकरों के जैसी थी। सिपाहियों ने मछली पकड़ने में व्यस्त इन दो दोस्तों पर अपनी बंदूकें तान दी। दोनों के हाथ से रॉड छूट गए और पानी में बहते हुए दूर चले जा रहे थे। चंद सेकंड के भीतर दोनों कैद कर लिए गए, बांधकर नाव में डाल दिए गए और इले मारांते ले जाए गए। जिन मकानों को उन्होंने निर्जन समझ लिया था, उनके पीछे सैकड़ों जर्मन सैनिक मौजूद थे। दोनों विशालकाय लंबे बालों वाले एक व्यक्ति के सामने खड़े थे, जो कुर्सी पर बैठा हुआ लंबा सा पाइप पी रहा था। उसने शानदार फ्रेंच में दोनों को संबोधित किया। क्यों, आप दोनों सज्जनों को मछली पकड़ने में खूब मजा आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। तब एक सैनिक ने अफसर के सामने उनके मछलियों के बैग को रखा। सैनिक मछलियों का बैग संभालकर यहाँ तक लाए थे। क्रूसियन अफसर के चेहरे पर मुस्कान थी। ये बुरा नहीं है, लेकिन मैंने तुम दोनों को यहाँ किसी और वजह से बुलाया है। मेरी बात ध्यान से सुनो और हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में तुम दोनों दुश्मन के जासूस हो, जिन्हें मेरी हरकतों पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। इसलिए मैं तुम्हें कैद कर सकता हूँ और गोली से उड़ा सकता हूँ। तुम मछली पकड़ने का नाटक कर अपने असली इरादे को छिपाना चाहते थे। तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। युद्ध के हालात यही कहते हैं। लेकिन तुम दोनों आउटपोस्ट से होकर आए हो, तो तुम्हारे पास वह पासवर्ड जरूर होगा जिससे तुम वापस लौट सकते हो। मुझे वह पासवर्ड बता दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दोनों दोस्तों को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। चुपचाप एक दूसरे के बगल में खड़े दोनों अपनी बाहों को थोड़ा बहुत हिलाकर यह संकेत देना चाह रहे थे कि वे डरे हुए नहीं हैं। अफसर ने कहा, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तुम दोनों शांतिपूर्वक अपने अपने घर लौट जाओगे और तुम्हारे जाने के बाद ये राज ही रह जाएगा। यदि तुम इनकार करते हो तो इसका मतलब है मौत, अभी और इसी वक्त। चुन लो तुम क्या चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। दोनों जड़वत खड़े रहे, उनके होंठ भी हिल नहीं पा रहे थे। क्रूसियन अफसर एकदम शांत था। उसने नदी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, सोचो, सिर्फ 5 मिनट में तुम दोनों नदी के उस पार पहुंच जाओगे। सिर्फ 5 मिनट में। मैं समझता हूँ तुम्हारे रिश्तेदार तो उस पार होंगे ही। उद्धरण चिन्ह। माउंट वेलेरिन पर अब भी गोले बरस रहे थे। मछली पकड़ने वाले दोनों चुपचाप खड़े थे। जर्मन अफसर घूमा और उसने अपनी भाषा में कोई आदेश दिया। फिर उसने अपनी कुर्सी खिसकाई और इन दोनों बंदियों से थोड़ा दूर चला गया। करीब दर्जन भर सैनिक आगे आए और 20 कदम दूर अपनी राइफल तानकर खड़े हो गए। मैं तुम दोनों को 1 मिनट देता हूँ, अफसर ने कहा, इससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर वह जल्दी से उठा और इन दोनों फ्रांसीसियों के करीब आया। मॉरिसॉट की बाह पकड़कर कुछ दूर ले गया और फिर उसके कान में फुसफुसाया, जल्दी पासवर्ड बताओ, तुम्हारे दोस्त को पता नहीं चलेगा।
मैं दया दिखाने का नाटक कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मोरिसॉट ने एक शब्द नहीं बोला। तब प्रूसियन अफसर इसी तरह मिस्टर सोवेज को एक ओर ले गया। उनके सामने भी वही प्रस्ताव रखा। मिस्टर सोवेज ने भी कोई जवाब नहीं था। एक बार फिर दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे। अफसर ने आदेश जारी किया। सैनिकों ने अपनी बंदूकें तान ली। तभी मोरिसॉट की नजर गजन मछलियों से भरे अपने बैग पर पड़ी, जो उनसे कुछ फीट दूर घास पर पड़ा था। सूरज की किरणें अब भी छटपटाती मछलियों पर पड़ रही थी और उनमें चांदी जैसी चमक पैदा हो रही थी। तब मोरिसॉट का दिल बैठने लगा। पूरी कोशिश के बावजूद वह अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती आवाज में उन्होंने कहा, अलविदा मिस्टर सोवेज। उद्धरण चिन्ह। सोवेज ने भी जवाब दिया, अलविदा मिस्टर मोरिसॉट। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने हाथ मिलाए। सिर से पांव तक कांपते शरीर पर उनका काबू नहीं रह गया था। तभी अफसर चीखा, फायर। उद्धरण चिन्ह। 12 की 12 गोलियां एक साथ गरजी। मिस्टर सोवेज उसी क्षण सामने गिर पड़े। मोरिसॉट लंबा होने की वजह से कुछ देर तक हिले डुले और फिर अपने दोस्त की ओर लुढ़क गए। उनका चेहरा आसमान की ओर था तथा कोट की जेब में बने छेद से खून की धार निकल रही थी। जर्मन अफसर ने एक और आदेश दिया। उसके सैनिक वहां से चले गए। दोबारा रस्सियों और बड़े बड़े पत्थरों के साथ लौटे। दोनों दोस्तों के पैरों को इनसे बांध दिया और फिर उन्हें लेकर नदी के किनारे चल पड़े। माउंट वेलेरिन की चोटियां अब भी धुएं से ढकी थी और बमबारी लगातार हो रही थी। दो सैनिकों ने मोरिसॉट को सिर और पैर से पकड़कर उठाया। बाकी दो सैनिकों ने सोवेज को उठाया। मजबूत हाथों में दोनों के शरीर झूल रहे थे। कुछ दूर ले जाकर नदी का मोड़ आते ही सैनिकों ने दोनों की लाश नदी में फेंक दी। पानी की लहरें ऊंची उठ रही थी। वे किनारे पर आई और फिर वापस लौट गई। खून के कुछ निशान पानी में अब भी नजर आ रहे थे। अफसर, जो अब तक एकदम शांत था, उसने मजाक में कहा, अब मछलियों की बारी है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी नजर गजन मछलियों से भरे जाल पर पड़ी, जो अब भी घास पर पड़ी थी। उसने मछलियों को उठाया और कुछ पल मुस्कुराने के बाद आवाज लगाई, विल्हम। उद्धरण चिन्ह। आवाज सुनते ही सफेद एप्रन पहने एक सिपाही दौड़कर आया। प्रूसियन अफसर ने मछलियों को उसकी तरफ उछालते हुए कहा, इससे पहले कि ये मर जाएं, इन्हें मेरे लिए तलकर लाओ, आज इन्हें खाकर मजा आ जाएगा।